डिटेल में पढ़ने वाले हैं CSS के अंदर सिलेक्टर्स को। HTML के अंदर आपको कोड कुछ इस तरीके का मिल रहा होगा एंड जब इस HTML फाइल को आप अपने ब्राउजर में खोलेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज हमें दिखाई देगा। कोरा नाम का एक प्लेटफॉर्म है जो काफी पॉपुलर है, शायद आपने अपने जेईई के टाइम पे या स्कूल के टाइम पे जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स एक्सप्लोर करते हैं। तो उस प्लेटफॉर्म से कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ जैसे ये हमारे नेविगेशन के जो लिंक्स हैं वो हो गए, या फिर अप वोट करने का ऑप्शन हो गया, बटन हो गया, आंसर करने का बटन हो गया। तो एक तरीके से हमने बहुत ही बेसिक, बहुत ही छोटा सा वर्जन ऑफ कोरा बनाने की कोशिश की है। उसका पूरा कोड आपको HTML के अंदर मिल जाएगा। ये HTML कोड कैसे आया उस पर हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आप चाहें तो किसी और कोड के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं कॉन्सेप्ट्स को सीखना, बट इसके साथ आप स्टार्ट करेंगे तो मैं जो चीजें सेम कॉन्सेप्ट एलिमेंट्स पर अप्लाई कर रही हूँ वही सेम कॉन्सेप्ट आप भी अप्लाई कर पाएंगे साथ के साथ। अब अभी जो ये पूरा का पूरा पेज दिख रहा है इसके अंदर कोई स्टाइलिंग अवेलेबल नहीं है, कोई CSS अवेलेबल नहीं है। धीरे धीरे करके हम इसे और थोड़ा सा रंगीन बनाएंगे। इसके अंदर काफी सारी हम CSS ऐड करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो उसके लिए ऑलरेडी एक style.css नाम से हमने फाइल बनाई हुई है एंड इस फाइल को हमने लिंक किया है अपनी index.html फाइल के साथ। तो आपको भी साथ के साथ एक style.css फाइल क्रिएट कर लेनी है। कैसे क्रिएट करते हैं फाइल, ये ऑलरेडी हम पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर VS कोड में जाकर न्यू फाइल पर क्लिक कर देना है एंड अपनी फाइल को नाम दे देना है। आप चाहें तो कोई भी नाम दे सकते हैं। एंड अब शुरुआत करते हैं सिलेक्टर्स के साथ। सिलेक्टर्स को हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है किसी भी एलिमेंट या फिर अपने पूरे index.html के अंदर या कोई भी HTML फाइल है उसके अंदर किसी भी सेट ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स या फिर इंडिविजुअल एलिमेंट को सिलेक्ट करना ताकि हम उसके ऊपर स्टाइल को अप्लाई कर सके। अब अभी तक जो हमने सिलेक्टर्स देखे हैं उसमें एक सिलेक्टर देखा है जो था हमारा एलिमेंट सिलेक्टर, जिससे हम क्या करते हैं, जैसे अगर मैंने H1 लिख दिया तो सारे के सारे H1 पर मैं अपनी CSS अप्लाई कर पाऊंगी, या अगर मैंने बटन लिख दिया तो सारे के सारे बटन्स पर मैं अपनी CSS अप्लाई कर पाऊंगी। लेकिन इस चैप्टर में हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सिलेक्टर्स देखेंगे और उनको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अपना जो पुराना फॉर्मेट हमने सिलेक्टर्स का सीखा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे लास्ट चैप्टर में CSS को अप्लाई करने के लिए मैं कुछ इस तरीके का फॉर्मेट लिखती थी जहां यहाँ आता था मेरे HTML एलिमेंट का नाम, उसके बाद आते थे मेरे कर्ली ब्रेसेस एंड अंदर कोई मैं प्रॉपर्टी लिखती थी एंड उसकी वैल्यू लिखती थी। अब ये प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू लिखने वाला जो सिस्टम है ये सबके लिए सेम रहेगा। सिलेक्टर क्या होता है, सिलेक्टर ये वाला पार्ट होता है मेरे CSS का, मेरे CSS फॉर्मेट का, जिसमें मैं किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ मैंने सिलेक्ट किया है H1 नाम की हेडिंग को, तो बेसिकली ये जो H1 है ये यहाँ पर मेरा सिलेक्टर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इस H1 की जगह हम और कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे ईजी सिलेक्टर जिसकी हम बात करेंगे ये है मेरा यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल यानी जो बेसिकली सारी की सारी चीजों को सिलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज टू सिलेक्ट एवरीथिंग इन अ डॉक्यूमेंट। जब मुझे कुछ ऐसा स्टाइल लिखना होता है अपने CSS फाइल के अंदर जो पूरे के पूरे HTML डॉक्यूमेंट पर अप्लाई कर जाए तो उसके लिए हम यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज करते हैं। और यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए हम क्या लिख रहे हैं, हम लिखते हैं एस्टरिस्क। हमारा जो कीबोर्ड है उसके ऊपर इस तरीके का स्टार का एक सिंबल होगा, इसको हम एस्टरिस्क कहते हैं प्रोग्रामिंग की भाषा में, या इन जनरल इस सिंबल का नाम एस्टरिस्क है। तो इस एस्टरिस्क को लिखकर हम क्या करते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद अंदर जो हमने प्रॉपर्टी वैल्यू लिखी होगी वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट के हर एक सिंगल एलिमेंट पर अप्लाई होगी। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपनी HTML फाइल के अंदर। ये मेरी HTML फाइल है, इसको हल्का सा पहले समझ लेते हैं। सिलेक्टर यूज करने से पहले मैंने क्या किया है, बॉडी टैग के अंदर सबसे पहला टैग जो मैंने यूज किया है वो है मेरा हेडर टैग। जो मेरा इतना पार्ट है, ये सारा का सारा पार्ट, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से पहले वाला सारा पार्ट मेरे हेडर टैग के अंदर आता है। इसके अंदर मैंने H1 के अंदर कोरा लिखा हुआ है, अपने बटन्स बनाए हुए हैं, इनपुट फील्ड्स बनाई हुई है और मैंने अपना मेन्यू बनाया हुआ है नेविगेशन टैग के अंदर। उसके बाद मैंने मेन टैग को यूज किया है एंड फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन में क्लब करके मैंने छोटे छोटे पोस्ट डाले। जैसे कोरा के ऊपर लोग सवाल पूछते हैं या कुछ पोस्ट करते हैं, उस तरीके से मैंने कुछ क्रिएट किया है। तो ये मेरा एक पैराग्राफ टैग, H3 टैग एंड मेरे बटन्स का कॉम्बिनेशन है। फिर वही सेम चीज में हमने रिपीट किया है, तो उसी सेम चीज को एक तरीके से रिपीट करके 4 बार मैंने क्रिएट किया है। ये हम नाम देख सकते हैं। अगर मुझे इस व्यक्ति को फॉलो करना है तो मुझे इस लिंक को क्लिक करना पड़ेगा। ऑल्दो क्लिक करने से कुछ ऐसा वैलिड नहीं खुलेगा, बट ये मैंने एक एंकर टैग यहाँ पर बनाए हुए हैं सारे के सारे। यहाँ पर ये H3 हेडिंग है जो ऑलरेडी बोल्ड में है एंड 2 बटन्स को हमने क्रिएट किया है जिनको क्लिक करने से अभी तो कुछ नहीं होता क्योंकि अभी हमने जावास्क्रिप्ट को सीखा नहीं है, बट ये बेसिक फॉर्मेट है कि कैसे हमने HTML के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स को क्रिएट किया है। अब अगर मुझे style.css के अंदर यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज करना है तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी एस्टरिस्क एंड उसके बाद मेरे कर्ली ब्रेसेस। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, पूरी की पूरी में जो मेरी फाइल है इसको मैं एक फॉन्ट फैमिली देने वाली हूँ। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फॉन्ट फैमिली एंड सारे के सारे डॉक्यूमेंट का हम फॉन्ट चेंज करने वाले हैं। इसमें से हम कोई भी रैंडम फॉन्ट ले सकते हैं। लेट्स सपोज वी टेक कोरियन न्यू एंड इसकी हम लिस्ट नहीं लेते, एक सिंगल फॉन्ट ही ले लेते हैं। इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का फॉन्ट चेंज हो गया। एंड जैसे ही मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर लिखा है, पहले जैसे होता था हम H1 लिखते थे तो सिर्फ हेडिंग्स चेंज होती थी, अगर हम बटन्स लिखते थे तो सिर्फ बटन चेंज होंगे, डिव लिखेंगे तो सारे के सारे डिव्स चेंज होंगे। पर क्योंकि मैंने एस्टरिस्क लिखा है तो क्या हुआ, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया। फिर चाहे अब बटन हो, फिर चाहे अब इनपुट हो, फिर चाहे अब एंकर टैग्स हो, लिंक्स हो, सारे के सारे जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट चेंज हो चुका है। तो ये काम होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर का। बट इसको हमारी जो प्रैक्टिकल डे टू डे वेबसाइट, सुंदर सुंदर वेबसाइट जिनको हम देखते हैं उसके अंदर यूजुअली यूज नहीं कर रहे होते क्योंकि एक साथ बहुत सारे चेंजेस ले आता है, जबकि रियल लाइफ वेबसाइट्स के अंदर हमें छोटे छोटे बहुत सारे चेंजेस लाने होते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। इसके साथ एक और ऑप्शन हम ट्राई कर सकते हैं कि अगर मैं चाहूँ कि हर चीज का बैकग्राउंड कलर मेरे लिए ब्लू हो जाए
तो उस केस में अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो अब हर चीज़ का बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। इनफैक्ट ये जो मेरे बटन्स हैं इनका भी बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो मुझे एक साथ पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं अपने यूनिवर्सल सिलेक्टर का। नेक्स्ट जिस सिलेक्टर की हम बात करने वाले हैं ये है मेरा एलिमेंट सिलेक्टर, एंड इसको ऑलरेडी हम लास्ट पार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। एलिमेंट सिलेक्टर का काम होता है सेम टाइप के सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेना। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि अगर मुझे H1 नाम की सारी हेडिंग्स को सिलेक्ट करना है तो मैं लिखूंगी H1, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस एंड अंदर मैं कोई भी अपनी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू को डिफाइन कर सकती हूँ। तो यहाँ पर ये जो H1 है, दिस इज माई एलिमेंट सिलेक्टर। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे index.html फाइल के अंदर मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो मेरी सारी की सारी H3 हेडिंग्स हैं जिनसे मैंने सवाल पूछ रखे हैं या फिर जिनसे डिफरेंट लोगों ने कुछ भी कमेंट कर रखा है, इनके लिए मैं कलर चेंज करने वाली हूँ। यानी ये जो मेरी H3 हेडिंग है जिनसे ये सारी स्टेटमेंट्स लिखी हैं, इनके लिए अगर मुझे कलर चेंज करना है तो मैं लिखूंगी H3 एंड उसके बाद मैं डिफाइन कर सकती हूँ माई कलर एज लेट्स सपोज पर्पल। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये सारी की सारी जो H3 हेडिंग्स है इनके लिए मेरे पास कलर चेंज हो जाएगा। मैं सेम चीज़ चाहूँ तो अपने H1 के लिए भी कर सकती हूँ। H1 में मैंने यहाँ पर कोरा लिखा हुआ है, तो H1 के लिए अगर मैं चाहूँ तो अपना कलर मैं डिफाइन कर सकती हूँ। इनफैक्ट हम क्या करने वाले हैं, मैं जाकर सीधा कोरा पर सर्च करूँगी एंड कोरा पर जाने के बाद इस पेज पर तो कलर नहीं मिलेगा। हम क्या करने वाले हैं, ब्लॉग वाला कोई भी पेज खोलेंगे, इंस्पेक्ट एंड इस साइन इन बटन का जो कलर है इसको मैं कॉपी करने वाली हूँ क्योंकि ये साइन इन बटन का कलर एंड कोरा का जो ओरिजिनल कलर है इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। इसका यहाँ पर मुझे हैश कोड दिख रहा है B92B27, तो मैं सेम चीज़ लिखने वाली हूँ B92B27। इसको कर लेते हैं सेव एंड इसको मैं कर देती हूँ क्रॉस एंड अब इसको करते हैं रिफ्रेश। तो क्या हुआ, जो कोरा का ओरिजिनल कलर है वेबसाइट का वही सेम मैंने अपनी H1 नाम की हेडिंग को दे दिया है। अब एक और चीज़ होती है एलिमेंट सिलेक्टर के अंदर कि आप मल्टीपल एलिमेंट्स को अगर कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं तो एक साथ हम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर मैं चाहूँ कि मेरी H3 और H1 को दोनों को मुझे सेम कलर देना है तो मैं लिख सकती हूँ H1, H3 एंड इसको ऊपर से यहाँ मैं हटा लेती हूँ, सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो क्या हुआ, मेरी H3 का भी सेम कलर आ गया, दिस कलर एंड H1 का भी सेम कलर आ गया। तो दोनों टाइप की हेडिंग्स को मैंने एक साथ सेम कलर दे दिया। तो जब भी मुझे सेम प्रॉपर्टी देनी होती है मल्टीपल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम उनको कॉमा से सेपरेट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट सिलेक्टर जिसकी हम बात करेंगे ये है मेरा आईडी सिलेक्टर। आईडीज़ के बारे में हमने एक बार पहले बात की थी। कहाँ पर बात की थी, जब हमने फॉर्म्स को पढ़ा था। फॉर्म्स के अंदर जब भी हम अपना कोई इनपुट टाइप डिफाइन करते थे, हर इनपुट टाइप के साथ हम एक लेबल लिखते थे एंड लेबल के अंदर हम एक एट्रीब्यूट लिखते थे फॉर नाम से, और इनपुट के अंदर हम एक आईडी एट्रीब्यूट लिखते थे। जैसे मैंने इसको फॉर एग्जांपल आईडी दे दी माई आईडी, तो यहाँ पर फॉर में मैं लिखती थी फॉर माई आईडी। तो ये दोनों चीज़ें मुझे सेम लिखनी होती थी ताकि हमारे ब्राउज़र को पता रहे कि ये जो लेबल लिखा हुआ है ये इस इनपुट के लिए लिखा गया है। तो एक बार हमने ऑलरेडी आईडीज़ को पढ़ा हुआ है एंड वही सेम मतलब होता है आईडीज़ का जो हमने फॉर्म्स में सीखा था। आईडी की अगर डिटेल में बात करें तो आईडी एक एलिमेंट, एक पर्टिकुलर सिंगल एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। जिस एलिमेंट के अंदर हमने वो आईडी लिखी है वही एलिमेंट हम सिलेक्ट करेंगे यूजिंग द एलिमेंट्स आईडी एट्रीब्यूट। और आईडी हमेशा क्या होती है, आईडी ऑल्दो हम मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम आईडी दे सकते हैं बट वो एडवाइजेबल नहीं होता। हम हमेशा एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक आईडी दे रहे होते हैं। तो जैसे एग्जांपल है कि अगर मैंने कोई भी एलिमेंट लिया, लेट्स सपोज मैंने एक H1 हेडिंग ली जिसको मैंने आईडी दी है आईडी इज इक्वल टू माई आईडी। अब इस H1 को सिलेक्ट करने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, आईडी सिलेक्टर में मुझे लिखना होगा हैश। तो जो हेक्स कोड के टाइम पर हम हैश लिखते थे वैसे ही मुझे हैश लिखना है और फिर मुझे अपनी आईडी का नाम लिखना है। तो मैंने माई आईडी को यूज़ किया था और ये बिल्कुल केस सेंसिटिव है। अगर यहाँ पर स्मॉल में m लिखा हुआ है तो यहाँ भी स्मॉल m आएगा, यहाँ कैपिटल में लिखा होता है तो यहाँ भी कैपिटल में आता। तो हैश माई आईडी करके अब मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए कोई भी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू का पेयर डिफाइन कर सकती हूँ। तो अगर मुझे इसी H1 पर CSS अप्लाई करनी है, मान लेते हैं मैंने
बहुत सारी H1 बनाई हुई हैं, बट अगर मुझे सिर्फ इसी वाले पर अपनी CSS अप्लाई करनी है तो फिर मैं ID सिलेक्टर का यूज़ कर सकती हूँ। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने अपने जो बटन्स बनाए हैं, एक है मेरा लॉगिन बटन, एक है मेरा साइन अप बटन। मैं क्या करने वाली हूँ, इन दोनों बटन्स को इंडिविजुअली अलग अलग स्टाइल दूंगी। तो सबसे पहले तो इन बटन्स को ढूंढते हैं। ये रहा मेरा लॉगिन बटन, ये रहा मेरा साइन अप बटन। इन बटन्स को ऑलरेडी मैंने ID दी हुई है। एक लॉगिन बटन को मैंने लॉगिन ID दी है, साइन अप बटन को मैंने साइन अप ID दी है। बाकी हम चाहें तो ID का कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसको बटन 1, इसको बटन 2 भी दे सकती हूँ, बट वो ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं होगा। हमें हमेशा प्रोग्रामिंग के अंदर इस तरीके की ID और इस तरीके के क्लास के नाम देने चाहिए जिसको देखते ही पता चल जाए कि वो एलिमेंट एक्चुअली क्या है और वो क्या काम करता है। तो इसीलिए थोड़ा सा इंट्यूटिव बनाने के लिए लॉगिन एंड साइन अप हमने रखा है। तो सबसे पहले हम अपने लॉगिन बटन को स्टाइल करते हैं। लॉगिन बटन को स्टाइल करने के लिए इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं व्हाइट। अभी इसका बैकग्राउंड कलर ग्रे है तो इसको हम व्हाइट में चेंज करेंगे। तो इसके लिए ID सिलेक्टर लिखते हैं हैश एंड लॉगिन, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं वाइट, इसको करते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो अब इसका बैकग्राउंड कलर मेरे पास वाइट के इक्वल आ गया है। साइन अप बटन को भी करते हैं। साइन अप बटन जो है इसका बैकग्राउंड कलर हम कोरा वाले रेडिश कलर के इक्वल रखने वाले हैं। तो index.html के अंदर ये है मेरी ID साइन अप, इसको भी सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर यूजिंग माई ID सिलेक्टर। सो साइन अप, इसको हम देने वाले हैं बैकग्राउंड कलर ये वाला, ऑलरेडी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब साथ के साथ इसके जो टेक्स्ट का कलर है उसको हम वाइट में चेंज कर देते हैं। तो कलर टू वाइट, इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो ये मेरा लॉगिन बटन हो गया, ये मेरा साइन अप बटन हो गया। अब इनको क्लिक करने से कुछ नहीं होता, वो सारी चीज़ें हम CSS के बाद पढ़ेंगे। बट अब मैंने क्या किया, स्टाइल अप्लाई किया, बट कुछ ऐसा स्टाइल था जो सिर्फ लॉगिन पर अप्लाई हुआ। ऐसा नहीं है कि लॉगिन को मैंने बैकग्राउंड वाइट दे दिया तो मेरे आंसर वाले बटन का कलर चेंज हो गया या मेरे अपवोट वाले बटन का कलर चेंज हो गया। सिर्फ लॉगिन का कलर चेंज हुआ है, यहाँ पर सिर्फ साइन अप का कलर एंड बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है। तो इस तरीके से हम अपने ID सिलेक्टर को यूज़ करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट पर स्टाइल अप्लाई करने के लिए। एंड ID सिलेक्टर्स को हम आगे जाके बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करने वाले हैं, तो एक तरीके से हमें ये याद ही होने वाले हैं।